दोस्तों, शुरू में भारत में बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड थे, लेकिन 2015 के बाद से वे खत्म हो गए। तब तक विदेशी कंपनियां जैसे Xiaomi, सैमसंग और Oppo ने मार्केट पर कब्जा कर लिया। भारतीय कंपनियों ने इनोवेशन और रिसर्च पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वे नए फीचर्स नहीं ला सके। साथ ही वे चीन से पार्ट्स मंगाकर या रीब्रांडिंग से काम चला रहे थे, जिनमें लागत कम और मार्जिन भी कम था। साथ ही भारतीय कंपनियों की सर्विस और सपोर्ट भी खराब था, जिससे ग्राहकों का भरोसा खत्म हो गया। विदेशी कंपनियां कम कीमत और बेहतर फीचर्स के साथ बाजार में आईं और भारतीय ब्रांड्स का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया। आज भारत में कोई भी ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह इनोवेशन की कमी और खराब सर्विस है। आज के समय में करीब 10 में से 8 भारतीय कंपनियां चीनी हैं और बाकी 2 कंपनियां एप्पल और सैमसंग हैं। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 10 साल पहले भारत में 300 से ज्यादा स्मार्टफोन कंपनियां थीं, जिनमें से कई अपने खुद के ब्रांड थे, लेकिन वे सब चीन से सामान लाकर अपने नाम से बेचते थे। यह बहुत आम था। फिर चीनी कंपनियों ने भारत में बड़ा बदलाव किया। कई नई चीनी कंपनियां आईं और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स लाने लगीं। लोगों ने देखा कि उन्हें बेहतर कीमत पर अच्छे स्पेक्स वाले फोन मिल रहे हैं, इसलिए बाजार में चीनी कंपनियों का दबदबा बना रहा। लेकिन इससे भारतीय कंपनियों को नुकसान हुआ। वे उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई जहां बड़ा कर सकते थे। हालांकि कुछ कंपनियों ने रिसर्च और विकास किया, जैसे लावा, और भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। इससे वे टिक सके। एक भारतीय स्मार्टफोन कंपनी को अब क्या करना चाहिए? अपने अलग स्थान बनाना और चीनी कंपनियों को टक्कर देना। सबसे पहले अपने खुद के ओरिजिनल फोन बनाने चाहिए, जैसे लावा ने किया। साथ ही भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना चाहिए। आज भारत की कई कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोमैक्स अब बाहर हो गई, लेकिन उसकी सहायक कंपनी भगवती इलेक्ट्रॉनिक्स अभी स्मार्टफोन बनाती है। सैमसंग और Xiaomi जैसी कंपनियां भी भारत में बनाती हैं। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन इसे और बेहतर किया जा सकता है। बेहतर प्रोडक्ट बनाना जरूरी है। अच्छे स्पेक्स, अच्छे डिजाइन और उपभोक्ताओं की पसंद का ध्यान रखना। उपभोक्ता विश्लेषण करना भी जरूरी है। आज लोग देख रहे हैं कि कौन सा ब्रांड अच्छा मूल्य दे रहा है। चीनी कंपनियों ने अपने स्पेक्स और कीमत पर अच्छा काम किया है। लावा जैसी कंपनियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। वे हर महीने नए प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं। लेकिन भारतीय कंपनियों को अधिक मात्रा में और बेहतर मॉडल लाने की जरूरत है, ताकि उपभोक्ताओं के पास विकल्प हो। ब्रांड वैल्यू भी जरूरी है। आज की तारीख में कई भारतीय ब्रांड अपनी ब्रांडिंग पर काम कर रहे हैं। माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांड की स्थिति कमजोर है, लेकिन कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए लावा ने जोलो नाम का सब ब्रांड शुरू किया है, जिससे वे महंगे फोन भी बना सकते हैं। अब भारत में 20,000 से 30,000 रुपए के बीच का बाजार बहुत बड़ा हो रहा है। कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स को उसी स्तर का बनाना चाहिए। साथ ही नए फोन हर कुछ महीनों में लाना जरूरी है, ताकि प्रतिस्पर्धा बनी रहे। साथ ही तकनीकी और सेवा भी जरूरी है। अच्छा ग्राहक सेवा, नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट और साफ सुथरा यूजर इंटरफेस पर ध्यान देना चाहिए। लोग अब अच्छा कैमरा, अच्छा प्रदर्शन और भरोसेमंद सॉफ्टवेयर की तलाश में हैं। कुछ नई कंपनियां जैसे नथिंग ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर कोई नई भारतीय कंपनी भी इन दिशा निर्देशों का पालन करे और इनोवेशन करे, तो वह भी सफल हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या किसी भारतीय स्मार्टफोन कंपनी का फिर से अच्छा प्रदर्शन कर पाना संभव है? नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। दोस्तों, एक समय था जब भारत का फोन बाजार बहुत उपेक्षित था, और एक समय ऐसा भी था जब हर कंपनी भारत के फोन बाजार को गंभीरता से नहीं लेती थी, और कई कंपनियों ने तो अपने फोन भी भारत में नहीं लाए। क्या आपको वो समय याद है जब स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर आता था? भारत में इस पावर्ड फोन को खरीदने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि यह कंपनियों के लिए कोई बड़ी प्राथमिकता नहीं थी। और भले ही उन्होंने भारत में देर से फोन लॉन्च किया, लेकिन सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन 2025 में जब मैं कहानी देखता हूं, तो सब कुछ बदल चुका होता है। मेरा मतलब है, स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक का नया प्रोसेसर कब जारी हुआ? अक्टूबर में। नवंबर से उनके फोन भारतीय बाजार में बिकने लगेंगे। हाँ, मैं लॉन्च और बिक्री की बात कर रहा हूं। मेरा मतलब है, आप अगले साल का फ्लैगशिप फोन 2025 में खरीद सकते हैं। और यह सिर्फ इन बड़ी कंपनियों के बारे में नहीं है। मेरा मतलब है, अगर हम एप्पल की बात करें, तो एक समय था जब एप्पल भारत में बहुत सीमित फोन ही लॉन्च करता था। यह सीमित उत्पाद लाता था, और तब यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब क्या होगा? पहले दिन जब आईफोन अमेरिका में बिक रहे थे, उसी समय वे भारत में भी बिकने लगते थे। इसके साथ ही सैमसंग जैसी कंपनियां भी भारत केंद्रित होकर काम कर रही हैं।
गैलेक्सी सैंकड़ वाली लाइनअप को भारत में लाया जाएगा, फोल्ड को भारत में भी पेश किया जाएगा, सभी प्रीमियम उत्पाद लाए जाएंगे और यह हर कंपनी का रुझान बन गया है। हम भारत जैसे बाजार की उपेक्षा नहीं कर सकते और हमें वहां सभी उत्पाद उपलब्ध कराना होंगे ताकि हम उन्हें वैश्विक बाजार में ला सकें। इसका सीधा कारण है कि स्मार्टफोन बाजार में वैश्विक संतृप्ति है और यह इतनी बड़ी संतृप्ति है कि विश्व के स्मार्टफोन उद्योग को इसका सामना करना पड़ा है और पूरी दुनिया में मंदी है। लेकिन हां, ऐसा देश जहां कोई मंदी नहीं है वह भारत है। आज भी भारत में फोन बहुत मात्रा में बिकते हैं और कंपनियों के लिए एक अवसर है कि अगर हम अपने प्रीमियम उत्पाद भारत में लाते हैं तो हम यहां कुछ उत्पाद बेचेंगे। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसी वजह से हर चीनी कंपनी की नजर भारत पर है और अगर भारत के बाहर पश्चिमी कंपनियां हैं तो वे कोरियाई कंपनियों पर भी नजर रखते हैं, क्योंकि भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है। वहां वे बिक्री और मात्रा बढ़ा सकते हैं। यदि अमेरिका में आईफोन की बिक्री औसत है तो भारत में आईफोन 6 रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। वास्तव में भारत में मोबाइल फोन की खपत बहुत अधिक है और खरीदारी भी बहुत हो रही है। यदि हम इसकी बात करें तो कई वैश्विक चुनौतियां हैं, जैसे मोबाइल फोन की कीमत भी बढ़ रही है। हम अक्सर कहते हैं कि मोबाइल फोन में कोई नई बात नहीं है, जो बिल्कुल सही है। और क्योंकि नई बात नहीं है, इसलिए बाहर ऐसा हुआ है कि लोग बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं करते हैं। यानी उन्होंने एक मोबाइल फोन खरीदा, जब तक यह चलता रहेगा वे इसे चलाते रहेंगे। उसके बाद जब पुराने फोन में कोई समस्या आएगी तो वे नए फोन की तरफ जाएंगे। लेकिन भारत में क्या है, फोन अब चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग ये सोचते रहते हैं कि भविष्य में कौन सा फोन अपग्रेड किया जाए, कौन सा फोन कितना डिस्काउंट पर है, और 1.5 साल में वे ऊब जाते हैं और नया फोन लेने लगते हैं, जबकि उनका फोन पहले से ही 2 से 3 साल 4 साल तक चल सकता है। और यहां मैं लोगों को सलाह देता हूं कि वे अपने फोन का उपयोग यथासंभव लंबे समय तक करें। लेकिन फिर भी भारत में बहुत से लोग फोन बदलते रहते हैं। यद्यपि तकनीकी संतृप्ति आ गई है, लेकिन फिर भी लोग इस पर जाना पसंद करते हैं। और साथ ही मैंने देखा है कि दुनिया भर में बहुत से लोग स्मार्टफोन के साथ साथ अन्य गैजेट्स को भी बहुत तेजी से अपना रहे हैं और वहां अपने कार्यभार को वितरित करें। यानी मोबाइल फोन पर निर्भरता कम हो रही है, चाहे हम लैपटॉप की बात करें या टैबलेट की। भारत में स्मार्टफोन को मुख्य उपकरण के रूप में देखा जाता है, जहां लोग सामग्री का उपभोग करते हैं और सामग्री का निर्माण भी करते हैं। इसके साथ ही आपको यहां गेमिंग भी करनी होगी, मनोरंजन भी करना पड़ेगा। सब कुछ एक ही स्थान पर, एक ही डिवाइस पर होता है। अगर मैं भारत में लैपटॉप और स्मार्टफोन की बिक्री की तुलना करूं तो कितने लैपटॉप बिकते हैं? एक वर्ष में लगभग 50 लाख। औसतन कितने मोबाइल फोन बिकते हैं? लगभग 5 करोड़। यह फर्क बहुत बड़ा है, जिसके कारण भारत में मोबाइल फोन की बिक्री और मात्रा बहुत अधिक है। और जैसा कि हर कंपनी ने माना है, उन्होंने भारत में अपनी फैक्ट्रियां खोलनी शुरू कर दी हैं और भारत में मोबाइल फोन का निर्माण भी शुरू हो गया है। यहां तक कि भारत में बिकने वाले 99% फोन भी यहीं बनते हैं। इनका निर्माण भारत में ही होता है और अभी हम केवल 1% फोन का आयात कर रहे हैं। लेकिन 2025 के अंत तक कहा जा रहा है कि ये 100% फोन भारत में ही बिकेंगे। इन सभी का संयोजन और निर्माण भारत में ही किया जाएगा। हाँ, भारत में अभी भी असेंबलिंग हो रही है। कुछ मुख्य घटकों को अभी भी बाहर से लाना पड़ता है, लेकिन उन घटकों का निर्माण भी धीरे धीरे हो रहा है। जैसे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का कारखाना भारत में स्थापित किया जा रहा है। भारत में कुछ चिप स्तरीय कारखाने भी बनाए जा रहे हैं। स्मृतियां, भंडारण उपकरण, हम इनमें से कुछ चीजें भारत में बनाएंगे। लेकिन हाँ, हमारी दिशा सही है, इसे पूरा करने में हमें कई साल लगेंगे। और वर्तमान स्थिति में हम भारत में मोबाइल फोन का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन हम भारत के बाहर भी मोबाइल फोन निर्यात कर रहे हैं। इस बारे में बात करें तो भारतीय स्मार्टफोन बाजार की एक और खासियत है। भारत में जनसंख्या बहुत बड़ी है। हमारी जनसंख्या लगभग 1 अरब 4 करोड़ है और उसमें यदि आप कोई फोन खरीदते हैं तो फिर आपको 2 से 3 साल तक फोन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो या भाई हो, उन्होंने यहाँ एक मोबाइल फोन खरीदा, जिसके कारण भारत में मोबाइल फोन की बिक्री में मंदी आ गई। लेकिन यह मंदी पश्चिमी देशों जैसी बहुत बुरी नहीं है। भारत में एक सीमा के बाद लोग फोन खरीदना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा भारत में कई बार लोग फोन में कुछ नया देखना चाहते हैं। इसी वजह से इस साल आपने देखा कि लोगों ने AI के नाम पर फोन खरीदे। इसके साथ ही भारत में आईफोन की बिक्री भी बहुत बढ़ी है, चाहे आईफोन का कोई भी मॉडल हो। लेकिन अमेरिका में बिक्री उतनी अच्छी नहीं थी। यदि मैं आईफोन 16 की बिक्री की तुलना आईफोन 15 से करूं तो भारत में भी इस पर अच्छी खासी बिक्री हो रही है। इसके अलावा यदि आप भारत को देखें तो फाइनेंस के मैकेनिज्म से बिक्री में तेजी आ रही है और आप EMI योजना का मतलब समझ सकते हैं। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको EMI योजना से बचने का कहता हूं।
लेकिन मैं यह भी कहता हूं कि ईएमआई का इस्तेमाल करके भारत में लोगों ने स्मार्टफोन में निवेश करना शुरू कर दिया है। उन्होंने वहां अपनी आय का निवेश करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण लोग नवीनतम मोबाइल फोन की ओर भाग रहे हैं। इसके साथ ही मोबाइल फोन की हमारी खपत भी बहुत गहरी हो गई है। जब से जियो आया है, लोग मोबाइल फोन के बिना नहीं रह सकते। यही कारण है कि कई बार आपको एक घर में कई मोबाइल फोन देखने को मिलते हैं। मैंने भी देखा है कि जब से यूपीआई जैसी डिजिटल लेन देन का सिस्टम आया है, उसके बाद डिजिटल लेन देन बढ़ने के साथ मोबाइल फोन पर निर्भरता भी बढ़ गई है। कुल मिलाकर भारत का खपत और निर्माण के मामले में दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है। जाहिर है चीन पहले स्थान पर है, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था बंद है। चीन बहुत निकटता से काम करता है, उनके ब्रांड वहां काम करते हैं और इस वजह से बाकी विदेशी ब्रांडों को वहां आसानी से पहुंच नहीं मिलती और किसी भी कंपनी के लिए चीन के बाहर सबसे अच्छा बाजार भारत है। भारत में भी दूरसंचार क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। मैंने देखा है कि 5G अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था और केवल 2 वर्षों 2014 में इंडियन स्मार्टफोन कंपनी टॉप पर हुआ करती थी, लेकिन 2020 से 2023 के बीच स्थिति बदल गई। अब बात करें तो टॉप 5 स्मार्टफोन कंपनियों में से एक भी भारतीय कंपनी नहीं है। और तो और इन टॉप 5 में से 4 कंपनियां तो चाइनीज हैं। शायद आप लोगों को बाकी बात में बताएंगे कि कैसे चाइनीज कंपनियों के आने के बाद इंडियन स्मार्टफोन कंपनियों का मार्केट पूरी तरह खत्म हो गया। इसका कारण है कि अच्छी स्पेसिफिकेशन वाले चाइनीज फोन बाजार में मिल रहे थे, वहीं पर पहले हमें अच्छा फोन देखने को नहीं मिल रहा था। इसलिए ज्यादातर जनता ने चाइनीज फोन लेना शुरू कर दिया। यहां पर उनकी मोनोपोली बनती चली गई। वहीं दूसरी ओर जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनियां थीं, उन्होंने शुरुआत से ही मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा खर्च नहीं किया, बल्कि ब्रांडिंग पर ज्यादा ध्यान दिया। इसलिए मार्केट में उनकी विश्वसनीयता कम हो गई और धीरे धीरे लोगों का भरोसा उन पर घटता चला गया। अब अगर देखा जाए तो इस बीच में हमने माइक्रोमैक्स, लावा और कुछ नई कंपनियों के कमबैक के बारे में सुना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में कोई भी इंडियन स्मार्टफोन कंपनी फिर से वापसी कर सकती है या फिर नए इंडियन स्मार्टफोन कंपनी के रूप में जगह बना सकती है या नहीं? इसके बारे में मैं बात करता हूं। अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करता हूं कि आज के समय में मार्केट में कोई ऐसी कंपनी है जिसने अपनी नई जगह बनाई हो। अभी जो सबसे नई कंपनी है वो है नथिंग। 2 साल पहले उसने अपने ईयरफोन निकाले, फिर फोन निकाला और मार्केट में खूब लोकप्रियता पाई। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यह देखकर समझ में आता है कि अगर कोई इंडियन कंपनी फिर से शुरुआत करना चाहे या कोई नई स्टार्टअप आए तो वह जरूर ही कमबैक कर सकता है, क्योंकि अभी बिल्कुल सही समय है किसी भी इंडियन फोन कंपनी के लिए। देखें, चाइनीज फोन कंपनियों की हालत इंडिया में अभी इतनी अच्छी नहीं है। 2022 में कई चाइनीज कंपनियों पर रेटिंग्स गिर गईं और कई खबरें भी सामने आईं। इंडियन सरकार ने भी इन चीजों को कड़ा किया है। 2022 से 2025 के बीच बाजार में कई बदलाव आए हैं, नए नियम लागू हुए हैं और कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स और प्रोडक्शन को बेहतर बनाना पड़ा है। अब वो कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रोडक्ट्स पहले जैसी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सके हैं। इस तरह से भारतीय कंपनियों के पास मौका है कि वो इस गैप को भर सके। अब आप खुद देखिए कि आज के समय में चाइनीज कंपनियों का प्रेफरेंस कम हो रहा है। वहां प्रोडक्ट्स में वैल्यू मिल रही है, लेकिन यदि कोई इंडियन कंपनी अच्छा प्रोडक्ट लेकर आए जो किसी भी चाइनीज कंपनी से मुकाबला कर सके तो बहुत लोग उसके साथ जाएंगे। ये बात माइक्रोमैक्स और लावा को भी समझ में आई, जिन्होंने 2020 में बहुत शोर मचाया था। माइक्रोमैक्स ने बहुत मार्केटिंग की, लेकिन फिर भी वो 2 साल में पूरी तरह से वापसी नहीं कर सकी। उन्हें अभी भी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को अपडेट करने की जरूरत है। एक और कंपनी लावा ने भी कुछ इंटरेस्टिंग फोन निकाले हैं, जैसे अग्नि 5G और ब्लेज सीरीज। वो भी अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन लावा और माइक्रोमैक्स जैसी कंपनियां अभी भी बजट तक ही सीमित रहती हैं, जबकि मार्केट में अब 20,000 रुपए से ऊपर के स्मार्टफोन भी बहुत लोकप्रिय हैं। लोग प्रीमियम क्वालिटी के फोन भी खरीद रहे हैं, जैसे नथिंग का फोन जो बहुत महंगा था, 30,000 से ऊपर, फिर भी लोगों ने उसे खरीदा। यह दिखाता है कि यदि कोई भारतीय कंपनी अच्छा प्रोडक्ट लाए तो लोग महंगे में भी स्पेंड कर सकते हैं। अब बात करें कि भारतीय कंपनियां क्या क्या कर सकती हैं ताकि वो वापसी कर सकें। सबसे पहले उन्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर ध्यान देना चाहिए। चाइनीज कंपनियों का बड़ा हथियार उनका अच्छा हार्डवेयर है, लेकिन कई बार क्वालिटी कंट्रोल की कमी से प्रोडक्ट्स में खामियां आ जाती हैं। तो यदि भारतीय कंपनियां क्वालिटी कंट्रोल को बेहतर बनाएं तो यह बहुत फायदेमंद होगा। साथ ही सॉफ्टवेयर में भी सुधार करना जरूरी है। बहुत सारी कंपनियों को अपडेट्स नहीं मिलते या फिर बग्स आते रहते हैं, जिससे ग्राहक का भरोसा कम हो जाता है। यदि अच्छा सॉफ्टवेयर अनुभव दिया जाए तो ग्राहक फिर से भरोसा करने लगेंगे। एक और जरूरी बात है मैन्युफैक्चरिंग। अब जमाना बदल गया है। पहले कंपनियों को चीनी पार्ट्स पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। डिजाइनिंग भी भारत में हो रही है।
यहां तक कि टाटा जैसी बड़ी कंपनियां भी अपनी आईफोन का प्रोडक्शन भारत में लाने की कोशिश कर रही हैं। यदि भारत में ही फोन बने तो यह बहुत बड़ा मौका होगा। इसके लिए सही निवेश और स्ट्रैटेजी की जरूरत है। यदि कोई नई कंपनी सही तरीके से निवेश करे और अच्छा प्रोडक्ट लाए तो वह जरूर ही बाजार में अपनी जगह बना सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जिनसे मुझे लगता है कि भारतीय कंपनियां फिर से कमबैक कर सकती हैं। पुराने भरोसे में अब थोड़ा भरोसा कम हो रहा है, लेकिन नई कंपनियों के लिए अभी मौका है। यदि कोई नई कंपनी अच्छा प्रोडक्ट लेकर आए और सही तरीके से मार्केटिंग करे तो वह जरूर सफल हो सकती है। आने वाले दिनों में कहानी क्या रहती है यह देखने वाली बात होगी। वाली रीत है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिव्यू ZX साइनिंग ऑफ, बाय बाय।